नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन। 11th की परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थियों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास है और इस क्लास से मैं आपको बता दूं कि पूरे 50 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो जरा सा भी देर मत करिएगा, इस क्लास को पूरा देख लीजिएगा और अपने सभी मित्रों को भी बता दीजिएगा कि यह क्लास आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस क्लास में आज हम संपूर्ण व्याकरण को कवर करने चल रहे हैं। मतलब संपूर्ण व्याकरण मतलब संपूर्ण व्याकरण। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम चालू कर रहे हैं आपको एक बेहतरीन दिशा निर्देश के साथ मेरे प्यारे बच्चों कि व्याकरण से महत्वपूर्ण क्या-क्या प्रश्न आपकी परीक्षा पे आने वाले हैं। आज हम सभी प्रश्नों पर चर्चा कर दूंगा और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाजवाब, बहुत ही उम्दा लेवल की होगी, जिस पर आप सब कुछ सीखने वाले हैं आज। और आप बहुत ही ध्यान से देखोगे और मैं बता दूं कि इस वीडियो के अंतर्गत 50 नंबर आपके कंप्लीट होने वाले हैं पूर्णतः मेरे प्यारे बच्चों। बस आप इस वीडियो को गौर से देखिएगा, मजा आ जाएगा और फिर कहेंगे कि परमेश्वर भैया लाजवाब रहा ये वीडियो। विद्यार्थियों, आपसे मैं बता दूं कि सबसे पहले परीक्षा में संज्ञा से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। क्या है संज्ञा? अगर आपसे पूछा जाए संज्ञा क्या है, तो आपको पता है कि नाम है तो संज्ञा है तो नाम है। सबसे पहला सवाल परीक्षा पूछता है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो आपको बताना है कि संज्ञा के भेद गुरुजी 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, जिसमें से सर्वप्रथम आप जानिए कि पहली संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा है बेटा? तो पहली संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी संज्ञा का नाम क्या है बेटा जी? अगर आपसे पूछे जाए तो आप कहो गुरुदेव दूसरी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा है बेटा? जातिवाचक संज्ञा। तीसरी संज्ञा की अगर मैं बात करूं तो तीसरी संज्ञा है मेरे प्यारे बच्चे समूहवाचक संज्ञा। क्या है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के बाद जो अगली संज्ञा है उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा। अगली संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा और अगली संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। अब मैं इन सभी संज्ञाओं के बारे में विवेचना करता हूं और मुझे आशा और उम्मीद है कि आप लोग पूर्णतः संज्ञा चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको समझ पे आएगा। तो आपको पता है कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक और भाववाचक। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं जिससे केवल एक व्यक्ति विशेष का बोध हो, केवल एक का बोध हो, एक व्यक्ति विशेष का बोध हो, जिससे एक व्यक्ति विशेष का बोध हो, एक व्यक्ति विशेष का जहां बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक व्यक्ति विशेष का अगर बोध होगा विद्यार्थियों तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक की मैं बात करूं जहां संपूर्ण जाति का बोध होता है, जहां संपूर्ण जाति का बोध होता है, संपूर्ण जाति का बोध होगा उससे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। समूह, तो बेटा जी जहां समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और जहां नाप तौल परिमाण का बोध हो, अर्थात जहां पर धातु या पदार्थ का बोध होता है, बेटा जी ध्यान से सुनिएगा, जहां धातु या पदार्थ का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम द्रव्यवाचक कहते हैं। भाववाचक क्या है अगर आपसे पूछा जाए? जिस शब्द से किसी व्यक्ति के गुण, दशा, अवस्था का बोध होता है, गुण का बोध हो, दशा का बोध हो, अवस्था का बोध हो, उसे मेरे प्यारे बच्चों भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बताया कि संज्ञा पर मुख्य रूप से संज्ञा, देखो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन मुख्य कहेगा तो 3। कौन कौन से? तो जिसमें से पहली है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहली क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी संज्ञा क्या है बेटा जी? अगर आपसे पूछे जाए दूसरी संज्ञा जातिवाचक संज्ञा। और तीसरी संज्ञा क्या है बेटा जी? तो आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे तीसरी संज्ञा गुरुकुल भाववाचक संज्ञा है। तीसरी संज्ञा कौन सी है विद्यार्थियों? तो तीसरी संज्ञा भाववाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब ध्यान सुनो, व्यक्तिवाचक क्या है? तो देखो 3 गोला बना लीजिए और संज्ञा अब इसी गोले पर समाप्त करूंगा बेटा। देखो आपके पास परीक्षा लगी हुई है और ज्यादा समय नहीं है, केवल आप इस वीडियो को केवल एक बार देखकर चले जाना। व्यक्तिवाचक, आप कहोगे जिसके जैसे संसार में कोई नहीं, तो आप बोल दो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसके जैसे संसार में कोई नहीं। भाई क्या बोलोगे बेटा? आप बोलोगे बाबू कि जिसके जैसे संसार में कोई नहीं, जिसके जैसा कोई नहीं पूरे ब्रह्मांड में, जिसके जैसा कोई नहीं पूरे ब्रह्मांड में, जिसके जैसा कोई नहीं उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। और जिसके जैसे बहुत होते हैं, सीधी बात है। तो जिसके जैसे बहुत, जिसके जैसे बहुत होंगे उसे हम जातिवाचक, जिसके जैसे बहुत हैं जातिवाचक कहेंगे। और जिसको पकड़ा ना जा सके उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहोगे बेटा? जिसको पकड़ा ना जा सके, जिसको पकड़ा ना जा सके, जिसको पकड़ा ना जा सके,
जिसको पकड़ा ना जा सके उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अब देखना एक चीज जान लीजिएगा, बस दो कॉन्सेप्ट है, जिसके जैसे ब्रह्मांड में बहुत सारे उसे जातिवाचक, और जिसके जैसा कोई नहीं उसे व्यक्तिवाचक। जैसे हमने बोला नदी, तो नदी तो बहुत सारी हैं, तो भैया जिसके जैसे बहुत सारी हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक है। लेकिन मैंने बोल दूं गंगा, तो गंगा जैसे ब्रह्मांड में कोई नहीं, उसे हम व्यक्तिवाचक। बस दो कॉन्सेप्ट आप याद रखो, आपको संपूर्ण संज्ञा आ जाएगी। देखो बेटा फिर से समझिएगा, जिसके जैसे बहुत होंगे वो जाति है, और जिसके जैसे ब्रह्मांड में कोई नहीं वह व्यक्ति है। मेरे प्यारे बच्चा ध्यान से समझिएगा, फिर से मैंने बोला शहर, क्या बोला बेटा, शहर, तो शहर बहुत सारे हैं जातिवाचक। लेकिन मैं बोल दूं आरा, तो आरा क्या हो जाए, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मैंने बोला बेटा पर्वत, तो पर्वत बहुत हैं तो आप बोलोगे जातिवाचक। लेकिन मैं बोल दूं हिमालय, तो हिमालय जैसा संसार में कोई नहीं, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, व्यक्तिवाचक कहेंगे। समझ पाए हो, ये कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है, आपको बस समझने की देर है। बेटा देश, तो देश कहने से संपूर्ण देशों का बोध हो गया, तो देश क्या है बाबूजी, तो देश जातिवाचक है। लेकिन अगर आप बोल दो भारत, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बेटा आप एक चीज जानो, जिसके जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे हमने कहा घोड़ा, तो घोड़ा बहुत सारे हैं, तो आप कहें घोड़ा है, हाथी है, बहुत सारे हैं तो जातिवाचक। लेकिन नाम ले लूं चेतक, तो चेतक जैसे संसार में कोई नहीं, इसका मतलब है कि यह व्यक्तिवाचक। जिसको पकड़ ना जा सके, बुढ़ापा मोटापा, इसको पकड़ नहीं सकते हैं, तो जहां प्रत्यय लगे होते हैं, जैसे हमने लिखा बेटा बुढ़ापा है, बुढ़ापा है, मोटापा है, बुढ़ापा है, मोटापा है, जवानी है, ये सब भाववाचक संज्ञा है, जिसको पकड़ा नहीं जा सकता। जैसे सुंदरता है, इसको भी पकड़ा नहीं जा सकता, सुंदरता है, मधुरता है, तो जिसको पकड़ा नहीं जा सकता उसे हम भाववाचक संज्ञा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जिसके जैसे बहुत जातिवाचक, जिसके जैसा कोई नहीं ब्रह्मांड में, उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक। फिर से समझ लो बेटा, जैसे मैंने लिख दिया बेटा शहर लिखा, जैसे मैंने लिखा शहर, तो बहुत सारे हैं जातिवाचक हैं। लेकिन मैंने लिखा दिल्ली, आगरा, मुंबई, ये व्यक्तिवाचक है, इनके जैसा कोई नहीं। बस यही कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। आइए फिर से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। मैंने बोला बाबू कि जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। क्या बोला भैया, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझ लीजिएगा। एक है समूहवाचक, एक क्या है बेटा, समूहवाचक है, और एक है द्रव्यवाचक। एक है समूहवाचक और एक क्या है बेटा जी, एक है द्रव्यवाचक। बहुत ध्यान से समझिएगा, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, समूहवाचक और द्रव्यवाचक क्या है बेटा। समूह, देखो समूह का निर्माण तभी होगा जिसका उद्देश्य होगा, बिना उद्देश्य के समूह का निर्माण नहीं हो सकता। तो आप कह सकते हैं जहां समूह का बोध हो, जैसे भीड़ है, जैसे भीड़ है, बाजार है, ये समूहवाचक। भीड़ है, बाजार है, पुलिस है, सेना है, पुलिस है, सेना है, ये सब समूहवाचक संज्ञा। परिवार है, ये सब समूहवाचक संज्ञा होते हैं। और आपको मैं बता दूं, इनका अपना कोई उद्देश्य होता है। भाई भीड़ लगी है, कोई उद्देश्य से लगी है। द्रव्यवाचक संज्ञा की मैं बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। अगर आपसे बात करें द्रव्यवाचक संज्ञा, मैंने आपको बताया था जहां नाप तौल का बोध हो, अर्थात जहां धातु या पदार्थ का बोध हो, वह द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे तेल है, तेल है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, तेल है, गैस है, पानी है, घी है, दूध है। पानी है, घी है, दूध है, ये सब के सब हमारे क्या है बेटा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये रहा बेटा संज्ञा का कॉन्सेप्ट आपका। बात करते हैं बेटा सर्वनाम। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम क्यों आया, तो आप बोल सकते हो कि संज्ञा के दोहराव को रोकने के लिए क्या आया है। तो आप कहोगे गुरुदेव, संज्ञा के दोहराव को रोकने के लिए सर्वनाम आया है। संज्ञा के दोहराव को रोकने के लिए सर्वनाम आया है, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं बाबू, सर्वनाम कहते हैं। देखो बेटा, आपसे पूछा जाए सर्वनाम के भेद कितने हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे सर्वनाम के भेद गुरुजी 6 हैं। अगर आपसे पूछा जाए सर्वनाम की संख्या कितनी है, अगर आपसे पूछा सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे गुरुजी सर्वनाम की संख्या 11 है। तो कौन कौन से आइए जान लेते हैं। जैसे मैं हो गया, तू हो गया, मैं है, तू है, आप है, और मेरे प्यारे बच्चों यह है, वह है, कोई है, कुछ है। यह है, वह है, कोई है, कुछ है, कौन है, क्या है। कोई है, कुछ है, कौन है और क्या है। कौन है, क्या है, फिर इसके बाद आता है बेटा जो है और सो है। तो सर्वनाम, अगर मैं बात करूं बेटा सर्वनाम की, तो आप यहां देखो मैं और तू कैसे सर्वनाम है विद्यार्थियों। तो आप कहोगे मैं और तू पुरुषवाचक सर्वनाम है। कैसे सर्वनाम है बेटा जी, मैं और तू पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप कैसा है विद्यार्थियों, तो आप निजवाचक सर्वनाम है। क्या है, तो आप जो है निजवाचक सर्वनाम है। आप कैसा सर्वनाम है विद्यार्थियों, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कि आप जो है वह निजवाचक सर्वनाम है। आप कैसा है, तो आप मेरे प्यारे बच्चे निजवाचक सर्वनाम है। अब यह और वह कैसा है, तो आप बोलोगे निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह और वह कैसा सर्वनाम है, तो आप बोलोगे गुरुजी निश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई और कुछ कैसा है मेरे प्यारे बच्चों,
तो आप बोलोगे कोई और कुछ बेटा जी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई और कुछ कैसा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन और क्या कैसा है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कैसा है? तो यह मेरे प्यारे विद्यार्थियों यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और जो और सो कैसा है? तो आप बताओगे गुरुदेव संबंधवाचक सर्वनाम है। ये संबंधवाचक सर्वनाम है, ध्यान से सुन लीजिएगा। अब पूरा सर्वनाम का कॉन्सेप्ट इसी ग्राफ पर देता हूं। बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? बेटा समझो, ऐसे सर्वनाम जो सभी प्रकार के पुरुषों के बदले आते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। तो भैया देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। अगर मैं बात करता हूं पुरुषवाचक सर्वनाम की, किसकी बेटा? अगर आपसे मैं बात करता हूं पुरुषवाचक सर्वनाम की, किसकी भैया? अगर मैं बात करता हूं पुरुषवाचक सर्वनाम की, किसकी भैया? पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो सभी प्रकार के पुरुषों के बदले प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला है बेटा उत्तम पुरुष। पहला क्या है? उत्तम पुरुष। दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चे जी? तो दूसरा है मध्यम पुरुष। और तीसरा क्या है बेटा जी? तो तीसरा है अन्य पुरुष है। क्या है साथी? तो तीसरा है साथी अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? जो बात करने वाला होता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप बोलोगे वक्ता जो होता है वह उत्तम पुरुष होता है, और जो सुनने वाला होता है वो मध्यम होता है। जो सुनने वाला होता है वह मध्यम होता है। जो सुनने वाला होता है वो क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। देखो, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का मतलब है जहां अन्य की चर्चा हो। देखो एक ध्यान सुनिएगा, आप एक चीज जान, उत्तम पुरुष जैसे मैं बोल रहा हूं, श्रोता कौन है? आप है। तो आप एक शब्द में बोल सकते हो कि मैं उत्तम, तुम मध्यम हो, तो मैं, मुझे और हम। ध्यान से समझिएगा, मैं, मुझे और हम, ये उत्तम पुरुष है। मैं, मुझे, हम, ये उत्तम पुरुष है। श्रोता तू, तुम, आप। तो मैं उत्तम, तुम मध्यम हो, तो श्रोता जो है वह तू है, तुम है और आप। तो तू, तुम और आप ये हमारे कौन से हैं बेटा? मध्यम पुरुष है। अन्य पुरुष में इस है, उस है, ये अन्य पुरुष है बेटा। ये क्या है? अन्य पुरुष है। ठीक है, तो बस सीधा आप समझ लो बेटा कि मैं उत्तम, तुम मध्यम है। जो बोलता है उसे उत्तम पुरुष, जो सुनता है मध्यम पुरुष, और अन्य पुरुष ये है बेटा। ये उत्तम पुरुष है, निजवाचक। अगला है बेटा जी निजवाचक सर्वनाम। तो आपको पता है कि निजवाचक जो सर्वनाम है मेरे प्यारे साथियों, तो आप कहोगे गुरुदेव निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है। निजवाचक सर्वनाम का रूप क्या है? आप है। तो कहेंगे जहां आप शब्द का प्रयोग खुद के अर्थ में हो, जहां आप शब्द का प्रयोग खुद के अर्थ में हो, स्वयं के अर्थ में हो और आप ही के अर्थ में हो, तो जान जाना वह निजवाचक सर्वनाम है। और सुनेगा, अगर कोई मुहावरा दिया है तब भी वह निजवाचक सर्वनाम है। अगर कोई मुहावरा दिया है, जैसे मैं बोला आप भला तो जग भला, मैंने बोला आप भला तो जग भला। कैसे बेटा? आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, ये भी क्या हो जाएगा? ये निजवाचक सर्वनाम है। ये आपका प्रयोग निजवाचक में। अगर कोई मुहावरा दिया है तो वह निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं खुद आया हूं, मैं खुद आया हूं, मैं खुद आया हूं, तो निजवाचक सर्वनाम। मैं खुद आया हूं, तो बेटा क्या हो जाएगा? मैं खुद आया हूं तो निजवाचक सर्वनाम। स्वयं, वह वह स्वयं चला जाएगा, वह स्वयं चला जाएगा, वह स्वयं चला जाएगा, वह स्वयं चला जाएगा। इसका मतलब ये भी क्या है बेटा? निजवाचक है। वह आप ही चला गया था। अगर मैं बोल दूं कि वह आप ही चला गया था, वह आप ही चला गया था, वह आप ही चला गया था, वह आप ही चला गया, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक जहां आप शब्द का प्रयोग खुद, स्वयं, आप ही के अर्थ में हो। हाँ बेटा, अगर कोई मुहावरा दिया है तो जान जाना वह निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा। एक आता है बेटा निश्चयवाचक सर्वनाम, एक है निश्चयवाचक सर्वनाम, और एक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक क्या है? तो विद्यार्थियों एक है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक निश्चयवाचक है और एक क्या है बाबू? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब ध्यान से सुनना, निश्चयवाचक अनिश्चय, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चय होने का बोध हो। तो बेटा इस पे 2 सर्वनाम आते हैं, एक का नाम या है और एक का नाम क्या है बेटा जी? वाह है। तो यह का प्रयोग पास की वस्तु के लिए और वह का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए। ठीक है, और जहां किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित होने का बोध ना हो, तो भाई साहब निश्चित होने का बोध नहीं होगा तो इसमें 2 सर्वनाम आएंगे। एक का नाम कोई है
और एक का नाम क्या है, एक का नाम कुछ है बेटा, ठीक है। देखो कोई का प्रयोग सजीव के लिए होगा, कोई का प्रयोग किसके लिए होगा, सजीव के लिए होगा, और कुछ का प्रयोग किसके लिए होगा, तो कुछ का प्रयोग मेरे बेटा जी निर्जीव के लिए होगा, कुछ का प्रयोग किसके लिए होगा, निर्जीव के लिए होगा। अब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, पास का जैसे हमने कहा कि वह राम की कलम है, वह राम की कलम है, वह राम की क्या है, कलम है, बिल्कुल पास है, ये देखो बेटा, वह राम की कलम है, तो बेटा वह राम की कमल है, कलम है, पास है। और यह मोहन की भैंस है, बिल्कुल, यह मोहन की भैंस है, यह मोहन की भैंस है, बिल्कुल निश्चित है कि है किसकी है, मोहन की है। तो बेटा जहां यह का प्रयोग पास के लिए, या मोहन की भैंसिया है, और वह राम की कलम है, तो निश्चयवाचक। कोई जहां किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित ना हो पाए, जैसे कोई आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, पता नहीं बाबूजी कौन आ रहा है, कुछ गिर गया, पता नहीं क्या गिरा है, कुछ गिर गया, कुछ गिर गया, पता नहीं बेटा जी क्या गिर गया है, कुछ भरोसा नहीं। ठीक है, अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध के निश्चय में फंसा रहा, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। और एक है बेटा संबंधवाचक सर्वनाम। एक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम। एक क्या है मेरे प्यारे बेटा जी, संबंधवाचक सर्वनाम। देखो बेटा प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, जहां क्रिया के विषय में प्रश्न का बोध हो। तो आपको पता है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में दो सर्वनाम आते हैं, एक का नाम क्या है बेटा, एक का नाम कौन है, और एक का नाम क्या है, ठीक है, ये प्रश्नवाचक में। जैसे तुम कौन हो, अगर मैं बोल रहा तुम कौन हो, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब अगर आप बोले कि तुम कौन हो, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुमने क्या खाया है, तुमने क्या खाया है, तुमने क्या खाया है, तुमने क्या खाया है, ये क्या है बेटा, तो भाई प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में दो सर्वनाम आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक का नाम जो होगा और एक का नाम विद्यार्थियों क्या होगा, सो होगा। जैसे हमने लिखा जो आया है सो जाएगा, 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 ये संबंधवाचक सर्वनाम है, जो और सो का प्रयोग है। तो संज्ञा और सर्वनाम आपने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया बेटा, ठीक है। बेटा जो वीडियो पढ़ा रहा हूं ना, इससे ज्यादा कभी आएगा नहीं, और ना तो कभी आया है जीवन पर, ठीक है। अगली है क्रिया। बेटा क्रिया क्या है, जो जिस क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आप पूछेंगे क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे गुरुदेव क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो भाई साहब क्रिया का शाब्दिक अर्थ है करना या होना। क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या है, करना या होना। क्रिया का शाब्दिक अर्थ करना या होना है। अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि यह बताइए क्रिया के शाब्दिक, क्रिया का मूल रूप क्या है, तो आप बोलेंगे गुरुजी क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं बेटा जी, धातु कहते हैं। और जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे कहते क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, जिस शब्द से किसी कार्य का, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, क्रिया कहते हैं। क्रिया, जिस शब्द से किसी कार्य का करना है। क्रिया क्यों आई, काम करने के लिए। घर में बहू किस लिए आई, काम करने के लिए। तो बेटा क्रिया एक बहू है। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। अगर आपसे पूछे बेटा क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, कर्म या रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। बेटा अगर आपसे पूछे कर्म या रचना के आधार पर, तो आप बोलेंगे गुरु जी क्रिया के दो भेद होते हैं। एक का नाम अकर्मक क्रिया है और एक का नाम सकर्मक क्रिया है। बेटा एक का नाम अकर्मक क्रिया और एक का नाम सकर्मक क्रिया। बाबूजी आज के बाद अकर्मक और सकर्मक आप नहीं भूलोगे, ध्यान से समझिएगा। ऐसी क्रिया जिनके साथ कर्म नहीं लगा रहता वो अकर्मक है, और जिनके साथ कर्म जुड़ा रहता है वो सकर्मक है। अब ये भूल जाओ भाई साहब, सीधा जानो। ऐसी क्रिया जिसे करने के लिए आप बाजार से खरीद लाओ, सकर्मक, नहीं खरीद पाओ अकर्मक। अब मुझे बताओ सोना है, क्या बाजार से गया क्या खरीदने कि भैया 2 किलो सुलाई दे दो, मुझे रोना है, अम्मा 2 किलो रुलाई दे दो, नहीं ना। तो बेटा जिसे बाजार से ना खरीदा जाए, लिख लो बेटा, जिसे बाजार से ना खरीदा जा सके, 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 जिसे बाजार से ना खरीदा जा सके वह अकर्मक, और जिसे बाजार से खरीदा जा सके, जिसे बाजार से खरीदा जा सके,
जिसे बाजार से खरीदा जा सके, जिसे बाजार से खरीदा जा सके, खरीदा जा सके, जिसे बाजार से खरीदा जा सके। अब देखो, जैसे अकर्मक क्रिया क्या है? चलना, उठना, बैठना, जो स्वभाव हो मनुष्य का, स्वभाव अकर्मक है। जैसे हमने बोला चलना है, चलना है, उठना है, चलना है, उठना है, बैठना है, सोना है, रोना है, ये सब, रोना है, हंसना है, ये सब अकर्मक क्रिया है बाबू। ये कैसी क्रिया है बेटा? अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्या है? लिखना, पढ़ना, खाना। खाने के लिए ला सकता हूँ, पीने के लिए ला सकता हूँ बाजार से। तो बेटा आप कहोगे गुरुजी खाना है, खाना है, पीना है, खाना है, पीना है, लिखना है, पढ़ना, ये सब सकर्मक क्रिया है। लिखना है, पढ़ना है, ये सब सकर्मक क्रिया। बस सीधी बात जानो, जो चीज बाजार से खरीद लाए वो अकर्मक, और जो बाजार से ना खरीद पाए वो सकर्मक है बेटा। ठीक है, आइए ध्यान समझिएगा बेटा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रयोग के आधार पर कितनी क्रियाएं हैं, तो आप बाबूजी बताओगे गुरुजी प्रयोग के आधार पर 5 प्रकार की क्रिया है। तो जिसमें से सबसे पहली जो हमारी क्रिया आती है, तो बेटा प्रयोग के आधार पर 5 प्रकार की क्रियाएं हैं। कितनी क्रिया है बेटा? प्रयोग के आधार पर 5 प्रकार की क्रिया है, जिसमें से सबसे पहले आती है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। क्या आती है बेटू? पहले आप लिखोगे पूर्वकालिक क्रिया, पहले लिख लो पूर्वकालिक क्रिया। पहली है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। दूसरी क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरी क्या है बेटा? दूसरी है प्रेरणार्थक क्रिया। तीसरी है संयुक्त क्रिया। तीसरी क्या है भैया? तीसरी है संयुक्त क्रिया। तीसरी है संयुक्त क्रिया। और चौथी क्या है? तो चौथी है साधारण क्रिया। चौथी क्या है बेटा? साधारण क्रिया। चौथी है साधारण क्रिया। और पांचवी क्या है बेटा? नाम धातु क्रिया। अब इतनी क्रियाओं को पहले पढ़ते हैं, फिर समझते हैं क्या क्या है। ठीक है, आइए ध्यान समझ। बेटा पहली क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? देखो, बहुत आसान भाषा में और हल्के भाषा में समझ। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत बढ़िया से बताऊंगा। पहली क्रिया आप पढ़ने चल रहे हो पूर्वकालिक क्रिया। पहली क्रिया क्या है? तो आप कहोगे गुरुवर पहली क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब क्या होता है? जब कर्ता एक कार्य को करके तुरंत दूसरी क्रिया में प्रवेश करता है। अब मैं इसकी सीधा ट्रिक बताता हूं कि आपको ट्रिक जानना है कि बेटा जहां पर कर्या करके लगा रहेगा वो पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी बेटा? कर्या करके लगा रहेगा। जैसे वह नहाकर खाती है, वह नहाकर खाती है, वह नहाकर खाती है। तो आपने पहचाना कैसे कि पूर्वकालिक क्रिया है बेटा? तो आप कहो गुरु जी कर्या करके लगा, पहले उसने नहाया और फिर कहाँ चली गई बेटा? खाने चली गई, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ठीक है, अब देखो बेटा, दूसरी है प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरी क्या है मेरे प्यारे बच्चा जी? तो दूसरी है प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरी क्या है? तो आप कहोगे गुरुदेव दूसरी है प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरी क्या है बच्चा? तो दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और से करवाता है। कहते हैं वह अपने पति से चाय बनवाती है, वह मौन से पत्र लिखवाता है। तो बेटा प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान जान लो। जहां वाना, वानी, जहां वाना, वानी, वाता, वाती, वाया और वाई लगा हो, वाया और वाई लगा हो, तो आप जान जाना बेटा कि ये सब कैसे क्रिया पड़ा। जैसे वह अपने पति से चाय बनवाती, वह अपने पति से चाय बनवाती, वह अपने पति से चाय बन, वह अपने पति से चाय बनवाती, वह अपने पति से चाय बनवाती है, वह अपने पति से चाय बनवाती है, वह अपने पति से क्या करती है बेटा? चाय बनवाती है। मोहन ने राम से पत्र लिखवाया, ये प्रेरणार्थक क्रिया है बेटा। कैसी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है बेटा। ठीक है, आइए अगला, तीसरा है संयुक्त क्रिया। तीसरा क्या है बेटा? अगर आपसे पूछे तो आप बोलेंगे गुरुजी तीसरी है संयुक्त क्रिया। तीसरी कैसी है? तो तीसरी क्रिया जो है संयुक्त क्रिया। तो बेटा ध्यान समझो, जब दो अलग अलग क्रियाएं एक साथ आ जाए, जब दो अलग अलग क्रियाएं एक साथ आ जाए, जब दो अलग अलग क्रिया एक साथ आए, जब दो अलग अलग क्रिया एक साथ आ जाए, जब दो अलग अलग क्रिया एक साथ आए, जब दो अलग अलग क्रियाएं एक साथ आ जाएं, जब दो अलग अलग क्रियाएं एक साथ आ जाएं, जब दो अलग अलग क्रियाएं एक साथ आ जाएं, जब दो अलग अलग क्रियाएं एक साथ आ जाएं, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह दीवार रंगने लगा, वह दीवार रंगने लगा, वह दीवार रंगने लगा, वह दीवार रंगने लगा। मेरे प्यारे बच्चा देखो, दो क्रियाएं एक साथ है, रंगना और लगना। जैसे वह पानी बरसने लगा, ऐसे। तो जब दो क्रियाएं एक साथ आती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बाबूजी? उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। चौथी है हमारी बेटा साधारण क्रिया। चौथी क्या है बाबू? चौथी है साधारण क्रिया। चौथी क्या है बच्चुआ? बच्चुआ चौथी है साधारण क्रिया। अब ध्यान से, साधारण क्रिया क्या है? जहां सहायक क्रिया नहीं आती वो साधारण क्रिया। वह गया, वह आया, ये देखो,
वह गया, वह गया, वह आया, वह आया। अब इसी के आबलिक में यही समझ लो, ठीक है, ज्यादा दूर बताएं। अगर आपसे पूछा सहायक क्रिया क्या है, अगर आपसे पूछा जाए भैया सहायक क्रिया क्या है, तो आपको मैं बता दूं सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर वाक्यों को बनाने में सहायता प्रदान करती हैं। जैसे जयमाला होता है तो जो अगल बगल वाली होती हैं, ए दीदी माला ले ले, ए दीदी ये ले ले, तो भैया इजारियम आपको जानते सहायक क्रिया है, था और गा, ये सहायक क्रिया है। जैसे राम घर गया, राम घर गया है, तो ये सहायक क्रिया इजारियम है, ये सहायक क्रिया है, ठीक है। अगली है 5वें नंबर पर है बेटा नाम धातु क्रिया। 5वें नंबर पर क्या है, नाम धातु क्रिया। 5वें नंबर पर है मेरे प्यारे बच्चों नाम धातु क्रिया, और इसी के आबलिक में आप सीख लो नाम बोधक क्रिया। कैसी क्रिया सीखना है बेटा, एक क्रिया सीखना है नाम बोधक क्रिया। ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यारी प्यारी चीज मैं बता रहा हूँ, मतलब इतना इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इस पूरे लेक्चर को आप देखोगे मजा आ जाएगा। नाम धातु क्रिया क्या होती है, ध्यान से समझिए। ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा, ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम क्रिया, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती है। ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं। ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं। ऐसी क्रियाएं, अरे भाई साहब ये क्या आ गया, ऐसी संज्ञा, ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती है। लेकिन नाम धातु पर भी यही रहता है भाई साहब। ऐसी क्रियाएं ये भी जो संज्ञा, जो संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती है। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती है। अब ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं, जब देखो इन दोनों पर अंतर क्या है, जब संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण के साथ आना प्रत्यय लग जाए, क्या लग जाए बेटा, आना प्रत्यय लग जाए तो नाम धातु है। जब संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ करना या होना जुड़ा हो, करना या होना जुड़ा हो, जैसे लाठी प्लस आना बराबर लठियाना, लाठी प्लस आना बराबर लठियाना, बात प्लस आना बराबर बतियाना, समझ गए भैया, सर्व प्लस आना बराबर शर्माना, चिकना प्लस आना बराबर चिकनाना। संज्ञा सर्वनाम विशेषण पर जैसे हमने लिखा बात करना, कैसी क्रिया है, बात करना, बात करना, लाठी मारना, लाठी मारना, ये सब नाम बोधक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इतने भाग क्रिया पढ़ लोगे तो आपको कहीं से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान दोगे। क्रिया, अब चलते बाद विशेषण क्या है, विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं बेटा। अगर आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों विशेषण क्या है, विशेषण क्या है, तो आप बताओ कि विशेषता बताने वाले शब्दों को जिस शब्द के माध्यम से विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के माध्यम से, जिस शब्द के माध्यम से, जिस शब्द के माध्यम से, जिस शब्द के माध्यम से विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के माध्यम से विशेषता बताई जाती, जिस शब्द के माध्यम से विशेषता बताई जाती, जिस शब्द के माध्यम से विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। जिस शब्द के माध्यम से विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के माध्यम से विशेषता बताई जाती है उसे उसे विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। जिस शब्द के माध्यम से विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। अगले पॉइंट पर देखिएगा, जिस संज्ञा या सर्वनाम की, 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 जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही हो, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही हो, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही हो, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही हो, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही हो उसे विशेष्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा जी, उसे विशेष्य कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। इसका आशय क्या है, ध्यान से समझिएगा बाबू बेटा। इसका आशय यह है कि जो संज्ञा होती है वह विशेष है और जो उसका गुण होता है वह विशेषण। अब देखो कितना मजेदार बात है ना। तो देखो जैसे हमने लिख दिया बेटा, जैसे हमने लिख दिया बेटा काला घोड़ा, क्या लिख दिया बाबू, जैसे हमने लिख दिया बेटा जी काला घोड़ा,
तो आपको इस बात को मैं किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो आप बोलेंगे घोड़ा के। तो जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाएगी उसे हम विशेष से कहेंगे। तो घोड़ा क्या हो जाएगा बेटा जी, अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे घोड़ा जो हो जाएगा गुरुदेव विशेष हो जाएगा। काला क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चा काला जो हो जाएगा वह विशेषण हो जाएगा। काला जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, काला जो हो जाएगा बच्चों वह विशेषण हो जाएगा। काला क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। समझ पाए? तो देखो अगर विशेष से पहचानना है तो विशेष की क्वालिटी है, 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कैसा, कैसी और कैसे। कैसा, कैसी और कैसे। कैसा, कैसी और कैसे। देखो जिस शब्द में प्रश्न बने कैसा, जैसे घोड़ा कैसा है, तो प्रश्न बना ना घोड़ा कैसा है, तो उत्तर वाला शब्द क्या बन गया, विशेषण बन गया। विशेषण के 4 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे गुरुदेव विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। तो जिसमें से पहला है गुणवाचक विशेषण। पहला क्या है बाबू, पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चे, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। और अगर मैं बात करूं आगे तो तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। चौथा क्या है, सार्वनामिक विशेषण। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दो। जब किसी संज्ञा की विशेषता गुण के माध्यम से बताई जाती है तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो आप एक शब्द में कह सकते हो, जैसे किसी भी संज्ञा की विशेषता, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी संज्ञा के पहले यदि परीक्षा में गुण दिया रहे तो आप जानना वह गुणवाचक विशेषण है। जैसे हमने लिखा अभी काला घोड़ा, काला घोड़ा, तो घोड़े की विशेषता है घोड़ा कैसा है, काला है। जैसे बेटा हमने लिख दिया टिकाऊ चप्पल, तो चप्पल की विशेषता कैसी है कि भाई टिकाऊ है। चप्पल की विशेषता, चप्पल की विशेषता कैसी है, टिकाऊ है। जैसे हमने लिखा कि धुंधले बादल, धुंधले बादल, धुंधले बादल, बादल कैसे हैं बेटा, धुंधले हैं। तो भाई साहब मैंने आपको एक चीज बताया, यदि किसी संज्ञा की विशेषता गुण के माध्यम से बताई जाएगी तो वो गुणवाचक विशेषण। अब ध्यान से सुनिए, संख्यावाचक विशेषण क्या है, जब किसी संज्ञा की विशेषता संख्या के माध्यम से बताई जाए, किसके माध्यम से, संख्या के माध्यम से। और सुनो, संख्या 2 प्रकार की होगी, एक निश्चित संख्यावाची विशेषण होगा, एक अनिश्चित संख्यावाची। जैसे मैं लिख दिया मेरे पास 4 पेन है, मेरे पास 4 पेन है, मेरे पास 4 पेन है। तो बेटा पेन की विशेषता है कि निश्चित है, 4 है। लेकिन अगर यही मैं लिख दूं कि मेरे पास कुछ पेन है, मेरे पास कुछ पेन है, मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास कुछ पेन है, तो अब ये जानो कि पेन की विशेषता है कि कुछ है, पता नहीं कितने। तो संख्या, जब संज्ञा के पहले संख्या आएगी, लेकिन 2 प्रकार की, निश्चित और अनिश्चित। परिमाणवाचक क्या है, अब ध्यान सुनो, जब किसी संज्ञा के, ध्यान सुनो, जब किसी संज्ञा के पहले संख्या आ जाए, लेकिन जहां पर आप ऐसे बोल, जहां संज्ञा और संख्या के बीच में कोई नाप तौल माप आ जाए, क्या आ जाए, कोई नाप हो, कोई तौल हो, कोई माप हो, जैसे। और सुनो, परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित परिमाणवाचक होता है और एक अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। जैसे हमने कहा कि मेरे पास, ऐसे लिख लो आप सीधा कि 4 किलो आलू, जैसे हम लिखा बेटा 4 किलो आलू, तो देखो नाप तौल का बोध कराया ना, तो 4 किलो आलू बेटा क्या है, निश्चित है, नाप तौल बोध। लेकिन अगर मैं बोल दूं कुछ किलो आलू, क्या बोल दूं बेटा, कुछ किलो आलू, तो कुछ किलो आलू क्या है बेटा, अगर आपसे पूछा जाए तो कुछ किलो आलू अनिश्चित है। सार्वनामिक विशेषण क्या, अगर आपसे पूछा जाए, देखो जब कभी भी संज्ञा के पहले सर्वनाम दिख जाए, बाबू ध्यान समझिएगा, जब कभी भी संज्ञा के पहले सर्वनाम दिख जाए, जब कभी भी संज्ञा के पहले सर्वनाम दिख जाए तो जान जाना सार्वनामिक विशेषण है। जैसे वह घर मेरा है, वह घर मेरा है। अब अगर पूछे सर्वनाम कैसा है, तो आप जानो घर के पहले वह आया है तो ये सर्वनाम ना होकर के क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। जब किसी संज्ञा के पहले गुण दिया गया है तो गुणवाचक विशेषण। जब किसी संज्ञा के पहले संख्या दी गई है, संख्यावाचक विशेषण। जब किसी संज्ञा और संख्या के बीच में नाप तौल, जैसे 4 गज जमीन, 4 हाथ मलमल का कपड़ा, ये सब सार्वनाम, ये सब परिमाणवाचक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, ये विशेषण है। अब एक आता है बेटा प्राविशेषण। प्राविशेषण क्या होता है, जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्राविशेषण कहते हैं। देखो संज्ञा की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विशेषण हैं जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं, उन्हें प्राविशेषण कहते हैं। बेटा देखो जैसे आप जानो संज्ञा क्या होती है बेटा, संज्ञा होती है विशेष। संज्ञा क्या होती है बेटा, विशेष होती है। विशेष की जो विशेषता बताते हैं बाबूजी वह क्या हो जाते हैं, विशेष की विशेषता बताते हैं वह विशेषण। और जो विशेषणों की विशेषता बताएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे साथी मेरे, उन्हें हम प्राविशेषण कहते हैं। इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान देना।
देखो भाई साफ सीधी बात है, जैसे हमने कहा कि राम बहुत अच्छा लड़का है, 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 राम बहुत अच्छा क्या है बाबू, लड़का है। तो ध्यान से सुनो ना यार, किसकी विशेषता बताई जा रही है, लड़का का, तो लड़का की विशेषता बताई, लड़का क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। लड़का क्या हो जाएगा बाबूजी, लड़का हो जाएगा विशेष। लड़का कैसा है, अच्छा है, तो ये क्या हो, अच्छा क्या हो जाएगा, विशेषण। अब ध्यान से सुन, अच्छों में कैसा अच्छा, बहुत है अच्छा, कहते हरामी नहीं, बहुत है हरामी, तो बहुत क्या है, तो ये प्राविशेषण है, क्योंकि यह विशेषण की विशेषता जो बताता है उन्हें हम प्राविशेषण कहते हैं। जो विशेषण की विशेषता बताता है उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा, प्राविशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, प्राविशेषण। अब एक चीज जान लो, अभी तक आपने क्या पढ़ा, ध्यान से समझो। अभी तक आपने पढ़ा संज्ञा, क्या पढ़ा, संज्ञा। संज्ञा के बाद आपने क्या सीखा बाबूजी, संज्ञा के बाद आपने सीखा सर्वनाम, सर्वनाम के बाद बचुआ क्या सीखा, क्रिया, और क्रिया के बाद लल्ला बाबू आपने क्या सीखा, विशेषण। क्रिया के बाद आपने सीखा विशेषण, क्या सीखा बेटा, विशेषण। मैं आपको बता दूं, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया और विशेषण है, ये विकारी शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं बाबूजी, ये विकारी शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं, विकारी या व्यय शब्द होते हैं। विकारी शब्द कितने होते हैं, तो 4। अगर आपसे पूछे कौन कौन, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया और विशेषण, ठीक है। अब ध्यान से डाल लो, अविकारी, अविकारी या अव्यय, अविकारी या अव्यय, अविकारी या अव्यय। तो मेरे प्यारे बेटा, अविकारी या अव्यय, इसके अविकारी और अव्यय क्या है, जिसका कभी व्यय ना हो उसे हम अविकारी कहते हैं। अविकारी के 4 भेद होते हैं, आइए बताता हूं। अविकारी के 4 भेद होते हैं, जिसमें से पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। पहला क्या है बेटा, पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा क्या है बेटा, तो दूसरा है विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। दूसरा है विस्मयादि बोधक अव्यय, दूसरा है विस्मयादि बोधक अव्यय। तीसरा क्या है बेटा, तो तीसरा है संबंध बोधक अव्यय। तीसरा क्या है, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। मैं ट्रिक बताऊंगा, संबंध बोधक अव्यय। और चौथा है समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा क्या है बेटा, समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा है बाबूजी समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा क्या है बटुआ, चौथा है बचुआ समुच्चय बोधक अव्यय। अब इसके बाद समझो, क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताएंगे, जैसे क्रिया की विशेषता बताने वाले को, क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, 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 राम धीरे धीरे चलता है। तो क्रिया की विशेषता बताई जाए, चलना क्रिया है, क्रिया की विशेषता कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण अव्यय। विस्मयादि बोधक, जहां किसी आश्चर्य हर्ष बोधक का बोध हो, अच्छा आश्चर्य का बोध, विस्मयादि बोधक आश्चर्य, आश्चर्य का बोध हो, किसका बोध हो बेटा, आश्चर्य का बोध हो। आश्चर्य का मतलब विस्मयादि बोधक चिन्ह, जैसे हाय अनर्थ हो गया, ये देखो हाय अनर्थ हो गया, हाय अनर्थ हो गया, तो ये आश्चर्य बोधक है। जहां विस्मय बोधक, अच्छा वह मर गया। संबंध बोधक क्या होता है बेटा, देखो संबंध बोधक क्या, मैं बताऊं, जब ऐसे अव्यय जो किसी संज्ञा के तुरंत बाद जुड़कर अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध बनाते हैं, मैं इनकी पहचान बता दूं। संबंध बोधक अव्यय में ऐसे अव्यय जो के और से के बाद लगे, के और से के बाद लगे रहते हैं। जैसे मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, मनुष्य पानी के बिना, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो आपको मैं बताया था कि इनको पहचानने के लिए आप जानो कि और से लगा रहता है, तो के बाद क्या लगा है, बिना लगा है। ये संबंध बोधक अव्यय है। देखो किसी संज्ञा के बाद जुड़कर अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध बनाते हैं। पानी के बिना कौन, मनुष्य क्या नहीं रह सकता, जीवित। समुच्चय बोधक क्या है, ऐसे अव्यय जो वाक्यों को मिलाते हैं। तो इनकी ट्रिक क्या है, जहां पर और लगा हो, तथा लगा हो, एवं लगा हो, इसलिए लगा हो, इसलिए, क्योंकि, ये सब आए, इसलिए आए, क्योंकि, इसलिए आए। जैसे मैंने लिखा मेरे पास, उसे मृत्युदंड का भय था, 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 इसलिए वह झूठ बोलता रहा। उसे मृत्युदंड का भय था, इसलिए
वह झूठ बोलता रहा, इसलिए वह झूठ बोलता रहा, इसलिए वह झूठ बोलता रहा। उसे मृत्युदंड का बोलता रहा, उसे मृत्युदंड का भय था, इसलिए वह झूठ बोलता रहा। बेटा इसे मृत्युदंड का भय था इसलिए आया, जहां और तथा एवं लेकिन किंतु परंतु अगर मगर आ जाए वह समुच्चय बोधक। फिर समझिए, अब व्यय जिसका किसी भी स्थिति में व्यय ना हो। राम धीरे धीरे चलता है, सीता धीरे धीरे चलती है, वह धीरे धीरे खाता है, तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक, अच्छा हाय हाय। संबंध बोधक, के और से के बाद वाला जो शब्द रहेगा वो संबंध बोधक अव्यय। समुच्चय और तथा एवं, इसलिए ये अविकारी शब्द होते हैं बेटा, ठीक है। अब बेटा निपात, 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 निपात क्या है? निपात का अर्थ है बलाघात। लिखिएगा, निपात का अर्थ है बल प्रदान करना। 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 निपात का अर्थ है बाबू बल प्रदान करना। ये क्या है बाबू? निपात है। निपात का अर्थ क्या है बेटा? बल प्रदान करना। जहां निपात लगेगा वहां बल प्रदान होगा। जैसे हमने लिखा कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। देखो बोलो, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। मुझे केवल 10 रुपए चाहिए, 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 मुझे केवल 10 रुपए चाहिए। तो आप ऐसे समझो ना विद्यार्थियों, कर्म ही पूजा है, मुझे केवल 10 रुपए चाहिए। तो जहां जोड़ पड़े कर्म ही पूजा है उसे क्या कहते हैं बेटा? निपात कहते हैं। आओ समझो बेटा, उपसर्ग की अगर मैं बात करता हूं, उपसर्ग, उपसर्ग एक अगला चैप्टर है उपसर्ग। बात करते बेटा उपसर्ग क्या होता है, तो जो मूल शब्द के आगे शुरुआत में प्रारंभ में जुड़ते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं। तो आप लिख सकिएगा, वे शब्दांश, वे शब्दांश, वे शब्दांश जो, वे शब्दांश जो मूल शब्द के, जो मूल शब्द के, वे शब्दांश जो मूल शब्द के, वे शब्दांश जो मूल शब्द के आदि, आदि, शुरुआत, शुरुआत, शुरुआत या पहले जुड़ते हैं, शुरुआत या पहले जुड़ते हैं, पहले जुड़ते हैं, पहले जुड़ते हैं, पहले जुड़ते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग जिन शब्दों पे लगते हैं वो मूल शब्द कहलाते हैं। देखो बेटा उपसर्ग क्या होता है, मूल शब्द पे जुड़ते हैं। जैसे आप ऐसे समझो बेटा, जैसे हमने एक मूल शब्द लिया बेटा जी, हार लिया, ये मूल शब्द है, ठीक है, हमने हार लिया। अब देखो इनके शुरुआत पे हमने जोड़ा, जैसे हमने आ जोड़ दिया, प्रा जोड़ दिया, प्रा जोड़ दिया, वी जोड़ दिया, वी जोड़ दिया, उप जोड़ दिया, ये देखो बेटा उप जोड़ दिया, ये उपसर्ग है हमारे। अब देखो उपसर्ग से, उपसर्ग और मूल शब्द मिलाकर एक नवीन शब्द का निर्माण होता है। आ प्लस हार बराबर नवीन शब्द बना क्या? आहार, ये बना आहार। जैसे प्रा प्लस हार बराबर क्या हो जाएगा? प्रहार हो जाएगा। वी प्लस हार बराबर क्या हो जाएगा? विहार हो जाएगा। और उप प्लस हार बराबर क्या हो जाएगा? उपहार हो जाएगा। अब ध्यान से समझना यहीं पर थोड़ी सी मेरी बात। देखो ये जो है बेटा, आ है, प्रा है, वी है, उप हैं, ये सब के सब हमारे क्या हैं? तो ये सब के सब बबुआ हमारे उपसर्ग हैं। और हार क्या है इसका? हार जो है वो मूल शब्द है। हार क्या है भैया? तो हार को मैं बता दूं, ये मूल शब्द है। हार क्या है बेटा? जो मूल शब्द है। और आहार, प्रहार ये नवीन शब्द बन के क्या है बेटा? नवीन शब्द बनकर निकला है। तो उपसर्ग शब्दों के शुरुआत में लगते हैं, मूल शब्द के शुरुआत में। आ, प्रा, वी, उप, ये ऐसे उपसर्ग हैं, इनको याद करने लायक है। तो थोड़ा सा याद करते हैं कौन कौन परीक्षा में उपसर्ग आने की संभावना है। तो एक उपसर्ग आप याद कर लो, जैसे प्रा है, दूसरा परा है, तीसरा उप है, और अप है, उप है। एक अगला उपसर्ग याद कर लीजिए, परीक्षा में आता है, सम आता है, जैसे प्रजा, प्रहार, प्रयोग, पराजय, उपकर्म, उपचार, ये सब उपसर्ग आते हैं, बहुत परीक्षा में आते हैं। जैसे एक उपसर्ग बे आता है, बेधड़क आता है। एक उपसर्ग आता है यथा उपसर्ग आता है, ठीक है। एक प्रति आता है, प्रति प्लस सत बराबर प्रतिशत, प्रति। एक आ आता है, आ प्लस जन बराबर आजन्म। ये उपसर्ग आते हैं जो परीक्षा पर प्रायः पूछे जाते हैं। परीक्षा मूल शब्द के शुरुआत में लगा रहे उपसर्ग। प्रत्यय क्या होते हैं? ध्यान से समझिए बेटा, प्रत्यय बाबू, प्रत्यय मूल शब्द के अंत पे लगने वाले शब्दांश होते हैं। लिखिएगा, प्रत्यय मूल शब्द के अंत पे जुड़ने वाले शब्द, प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़ने वाले, प्रत्यय मूल शब्द के, प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश है। प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश।
प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश हैं। प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश हैं। प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश हैं। प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़ने वाले क्या हैं भैया? शब्दांश है। ये मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं। बाबू देखो ध्यान से समझे, प्रत्यय प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं, उपसर्ग आगे जुड़ते हैं। जैसे ध्यान से समझो, जैसे मैंने लिखा हमारे पास एक प्रत्यय है गर। अब इस पे देखो हमने लिखा कारी प्लस गर बराबर क्या हो जाएगा? कारीगर। फिर हमने लिखा बेटा बाजी प्लस गर बराबर क्या हो जाएगा? बाजीगर। बाजीगर। हमने लिखा जादू प्लस गर बराबर क्या हो जाएगा? जादूगर। ऐसे ही आपको प्रत्यय बनाने हैं मेरे प्यारे बच्चे। जैसे हमने लिखा आहट, हमने लिखा बेटा आहट। फिर आपने बताया घबर प्लस आहट बराबर क्या हो जाएगा? घबराहट। सनसन प्लस आहट बराबर सनसनाहट। सनसनाहट। चिकना प्लस आहट बराबर तो आप चिकनाहट। चिकनाहट। ये ऐसे देखो प्रत्यय कहाँ होते हैं? प्रत्यय पीछे लगते हैं, मूल शब्द आगे होता है। देखो जैसे हमने एक शब्द बनाया, जैसे हमने लिखा औती, हमारे पास प्रत्यय है औती, तो आप बोलेंगे बाप प्लस औती बराबर बपौती। बाप प्लस औती बपौती। मान प्लस औती बराबर मनौती। मनौती। ऐसे हमारे पास एक प्रत्यय है आलू, तो आप बोलेंगे दया प्लस आलू बराबर क्या हो जाएगा बेटा? दया प्लस आलू बराबर दयालु। श्रद्धा प्लस आलू बराबर क्या हो जाएगा? श्रद्धालु। श्रद्धालु। अब एक चीज जान लीजिएगा, अगर किसी शब्द में एक प्रत्यय लगा है, कितनी मजेदार बात बताता हूं। अगर किसी शब्द में एक प्रत्यय लगा है, अगर किसी शब्द में एक प्रत्यय लगा है, तो शब्द के शुरुआत में परिवर्तन होगा। शब्द के शुरुआत में परिवर्तन, शुरुआत में परिवर्तन। शब्द के शुरुआत में क्या होगा बेटा? परिवर्तन होगा। जैसे हरस्वा की मात्रा है वह दीर्घा में कन्वर्ट होगी। हरस्वा दीर्घा में, अगर ई है या ई है तो वह कन्वर्ट होगा अय पर। किसमें बेटा? अय पर। अगर ऊ है और ऊ है तो वह कन्वर्ट होगा बेटा औ पर कन्वर्ट होगा। औ पर कन्वर्ट। देखो जैसे हमने लिखा बेटा इतिहास प्लस एक, ध्यान समझिएगा बेटा, जैसे हमने लिखा इतिहास और प्लस एक लिखा, तो आपको पता है यदि किसी शब्द पर एक प्रत्यय लगा है तो एक ही मात्रा कन्वर्ट होगी किसमें? अय पर। तो एक ही मात्रा कन्वर्ट हो तो इतिहास प्लस एक बराबर क्या हो जाएगा? ये ऐतिहासिक हो जाएगा। इस बात का ऐतिहासिक। तो परीक्षा पूछेगी कि ऐतिहासिक में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आप बोलोगे एक प्रत्यय लगा है। अब ध्यान समझो, जैसे हमने लिखा बेटा बुद्ध प्लस इक, तो बुद्ध प्लस इक बराबर, तो ऊ की मात्रा औ पर कन्वर्ट होगी तो ये हो जाएगा बौद्धिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा बेटा बौद्धिक हो जाएगा। ऐसे ही आप बोले बेटा समाज प्लस एक, समाज प्लस एक बराबर क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे आ की मात्रा दीर्घ पर, तो सामाजिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? सामाजिक हो जाएगा। तो इस चीज को भी याद करें। जैसे उपचार प्लस एक बराबर औपचारिक, उपनिवेश प्लस एक बराबर औपनिवेशिक। समझ पाए बेटा? आ जाइए। अब एक चैप्टर है जिससे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वाक्य रचना। किससे बेटा? वाक्य रचना। तो आपको पता है कि अगर मैं बात करूं वाक्य रचना, विचारों को पूर्णता से व्यक्त करने वाले शब्द समूहों को हम वाक्य कहते हैं। विचारों को पूर्णता से व्यक्त करने वाले शब्द समूहों को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो वर्गीकरण हुए, एक रचना के आधार पर वाक्य हुआ है, एक है रचना के आधार पर वाक्य, और एक है बेटा जी अर्थ के आधार पर वाक्य। एक रचना के आधार पर और अर्थ के आधार। बेटा अगर मैं बात करूं रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो भैया रचना के आधार पर वाक्य हम पढ़ने चल रहे हैं। अगर आज पूछा रचना तो आप गिन लिया जाए ना बेटा, 1 2 3। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, जिसमें से पहला है सरल वाक्य। पहला क्या है बेटा? सरल वाक्य। पहला क्या है? सरल वाक्य। ध्यान बनाए रखिएगा बेटा, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है यार। आपको देखने के बाद लगेगा गुरुजी हम बहुत कुछ सीख गए यार, आप तो मजाक दिला रही है गुरुजी। सरल वाक्य बेटा जिस वाक्य में एक कर्ता हो और एक क्रिया हो, जिस वाक्य में एक कर्ता हो और एक क्रिया हो, जिस वाक्य में एक कर्ता हो और एक क्रिया हो, जिस वाक्य में क्या हो? एक बाबू कर्ता हो एक क्रिया हो। जैसे राम जाता है तो राम जाता है, तो जिस वाक्य में एक कर्ता, साधारण वाक्य होता है, राम करता है और क्रिया, तो जहां कोई योजक शब्द ना मिले वह सरल वाक्य होता है। अगर मैं बात करूं बेटा मिश्र वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य। बेटा दूसरा क्या है? तो बाबूजी दूसरा है मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य क्या कहता है? जहां एक प्रधान वाक्य होगा। क्या होगा बेटा? जहां एक प्रधान वाक्य किसी आश्रित उपवाक्य पर निर्भर होगा। किसी आश्रित उपवाक्य पर निर्भर होगा। ध्यान से बनाइएगा, जहां एक प्रधान वाक्य किसी आश्रित उपवाक्य पर निर्भर होगा। जहां एक प्रधान वाक्य किसी आश्रित उपवाक्य पर निर्भर होगा उसे हम मिश्र वाक्य कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य याद कर लो भैया मिश्रा जी। क्या याद कर लो? मिश्रा जी। तो आप एक ट्रिक याद कर लो इसकी। क्या याद कर लो बेटा? इसकी आप ट्रिक याद कर लो। ट्रिक क्या है
कि मिश्रा जी की जुगल जोड़ी आश्रित है। क्या याद करना है? मिश्रा जी की जुगल जोड़ी आश्रित है। 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 मिश्रा जी की जुगल जोड़ी क्या है बाबू? मिश्रा जी की जुगल जोड़ी आश्रित है। ये याद कर लो भैया, मिश्रा जी, ओ मिश्रा जी की जुगल जोड़ी आश्रित है। देखो मिश्रा जी, जी का मतलब है जिन वाक्यों में जो आ जाए, जिसे आ जाए, जिसने आ जाए, वह मिश्र वाक्य। की का मतलब है जिन वाक्यों में की आ जाए। जुगल जोड़ी का मतलब क्या है? जुगल का जोड़ी का मतलब जैसा डाट डाट वैसा, जैसा डाट डाट वैसा, जिसकी डाट डाट उसकी, जिसकी डैश डैश उसकी। ठीक है, जैसे हमने लिखा, यह वही महिला है जिसने कल बाजार से सामान चुराया था। यह वही महिला है, यह वही महिला है, यह वही महिला है, यह वही महिला है जिसने कल बाजार से सामान चुराया था। 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 यह वही महिला है जिसने कल बाजार से सामान चुराया था। तो बेटा ये समझो ना यार आप, या वही महिला है जिसने कल बाजार से सामान, तो जो जिसे जिसने आ गया तो जान जाना यह कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। उसने कहा कि वह पागल है। उसने कहा कि वह पागल है। उसने कहा कि वह पागल है। कि वह पागल, उसने कहा कि वह पागल है। उसने कहा कि वह पागल है। ध्यान से सुनिएगा, उसने कहा कि वह पागल। तो यहाँ पर क्या आया बेटा? किया गया ना। तो बेटा जहां पर जो जैसे जैसे ही बारिश हुई तैसे ही मेढक बोलने लगे, तो आप जान लीजिए मिश्रा जी की जो जोड़ी, ये मिश्र वाक्य है। अब चलते हैं बेटा संयुक्त वाक्य की तरफ। बेटा अब बात आती है बाबूजी संयुक्त वाक्य क्या है। अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं बात करता हूं बेटा संयुक्त वाक्य की, कि संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, कैसे होते हैं संयुक्त वाक्य। जहां एक या एक से अधिक जहां एक या एक से अधिक मिश्र वाक्य या साधारण वाक्य या सरल वाक्य आ जाए तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसकी एक ट्रिक जान लो, संयुक्त वाक्य किसे कहेंगे, ये ट्रिक देख लो। ट्रिक, संयुक्त वाक्य कहता है जिन वाक्यों में और आ जाए, जिन वाक्यों में और आ जाए, तथा आ जाए, लेकिन आ जाए, लेकिन आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, लेकिन आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, लेकिन आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, इसलिए आ जाए, इसलिए आ जाए, इसलिए आ जाए, क्योंकि आ जाए, इसलिए आ जाए, क्योंकि आ जाए, अगर मगर आ जाए। अगर इतने सारे शब्द आ जाए तो जान जाना संयुक्त वाक्य। जैसे राम गया, राम गया और श्याम आया। राम गया और श्याम आया। राम गया और श्याम आया। ठीक है, तो देखो जहां पर और आ जाए, तथा आ जाए, लेकिन आ जाए, किंतु आ जाए, अगर इतने शब्द दिए गए हैं तो बेटा आप ये जानो ये संयुक्त वाक्य है। और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि, जहां आ जाए, संयुक्त वाक्य। ठीक है, अब अगली हेडिंग बनाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य। बेटा ध्यान से समझो, आ से अर्थ हो जाए, आ से आठ हो जाए। देखो आ से अर्थ ऐसे बना दो कि आ से अर्थ, आ से आठ। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, जिसमें से देखो पहला है, जिसमें से विधानवाचक वाक्य। पहला क्या है बाबू? पहला है विधानवाचक वाक्य। पहला क्या है? विधानवाचक वाक्य। दूसरा है नकारात्मक वाक्य। दूसरा क्या है? तो दूसरा है भैया नकारात्मक वाक्य। दूसरा है नकारात्मक वाक्य। तीसरा क्या है बेटा? तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य। तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य। तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, आज्ञावाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, और चौथा क्या है? तो प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अगर आपसे पूछो बेटा छठवां क्या है, तो आप बोलोगे गुरु छठवां, सातवां, चौथा के बाद पांचवा आता है ना भैया। पांचवा है आज्ञावाचक। भैया पांचवा है आज्ञावाचक, विधानवाचक, नकारात्मक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक। आश्चर्यवाचक वाक्य। आश्चर्यवाचक वाक्य। आश्चर्यवाचक वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आश्चर्यवाचक वाक्य हो जाएगा। आश्चर्यवाचक वाक्य। और छठवां हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, और सातवां हो जाएगा संदेहवाचक वाक्य। सातवां है संदेहवाचक वाक्य। सातवां है संदेहवाचक वाक्य। और बाबूजी आठवां हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य। आठवां है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य। ठीक है,
अगर भैया मैं बता दिया, अगर इतना पढ़ के गए सब कुछ यहीं से मिलेगा, ये मेरा दावा है, वादा है, मैं ताल ठोक कर कह सकता हूँ। तो आओ बेटा, विधानवाचक वाक्य को सरलवाचक वाक्य कहते हैं जहां किसी बात के होने का बोध हो। जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, तो ये विधानवाचक वाक्य। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, सूर्य पूरब से निकलता है, 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 विधानवाचक वाक्य। सूर्य कहाँ से निकल रहा है भैया? सूर्य पूरब से निकल रहा है, बिल्कुल निकलता है। जो बात सही होती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दें, जो बात सही होगी विधान। नकारात्मक वाक्य जैसे मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने खाना नहीं खाया है, ये नकारात्मक वाक्य है। मैंने खाना नहीं खाया, नकारात्मक। आज्ञावाचक, राम तुम जाकर पढ़ो, तुम पढ़ो, तुम सो, तुम पढ़ो। आज्ञावाचक वाक्य, तुम पढ़ो, तुम खाओ, तुम सो। प्रश्नवाचक वाक्य वाक्य क्या है? जहां क्रिया के विषय में प्रश्न का बोध होता है। तुमने क्या खाया है, वह कहाँ गया था, तुमने क्या खाया है, तुमने क्या खाया, तुमने क्या खाया है, तुमने क्या खाया है। ये देखो प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा, नो डाउट आप पहचान जाओगे, गुरुजी बढ़िया है। राजा हो राजा, राजा हो राजा। चलो भैया देखो ध्यान से, जहां किसी बात के होने का बोध हो, जहां किसी बात के ना होने का बोध हो, नकारात्मक। आज्ञावाचक, तुम पढ़ो, तुम खाओ, तुम। जहां क्रिया के विषय में प्रश्न का बोध हो। आश्चर्यवाचक क्या है? ओहो, आश्चर्य का बोध हो। अच्छा वह मर गया, आश्चर्य। अच्छा वह मर गया, अच्छा वह मर गया, अच्छा वह मर गया, अच्छा वह मर गया। इच्छावाचक, जहां किसी भी प्रकार की शुभकामनाएं या आशीर्वाद दिया जा रहा हो। देखो बेटा इच्छावाचक, देखो मैं कानपुर जाना चाहता हूँ, मैं परीक्षा नहीं देना चाहता, ये मेरी इच्छा है। लेकिन हमेशा इच्छावाचक हुआ कि दूसरे की इच्छाओं पर आते हैं। दूसरे की इच्छा क्या होती है? आपका एग्जाम बढ़िया हो, आप परीक्षा में पास हो जाए, मेरी इच्छा है। और मेरी इच्छा आपको आशीर्वाद होगी। तो देखो जहां किसी भी प्रकार की शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया जा रहा है, शुभकामनाएं, ध्यान बनाने के लिए, शुभ काम, बेटा शुभकामनाएं या आशीर्वाद दिया जा रहा हो, जहां शुभकामनाएं या आशीर्वाद दिया जाए तो ध्यान से बनाओ। जैसे मैंने लिखा, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप अपने कार्य में सफल हो, आप अपने कार्य में सफल हो जाए, आप अपने कार्य में सफल हो जाए, आप अपने कार्य में सफल हो जाए, आप अपने कार्य में सफल हो जाए। ठीक है, आप अपने कार्य में सफल हो जाए। संदेहवाचक, देखो बेटा संदेह में शायद लगा रहता है, शायद, या क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे। ध्यान समझना, क्रिया के साथ, या तो मेरे प्यारे बच्चे संदेहवाचक वाक्य में क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे, होगा, होगी, होंगे, शायद, संभव, कदाचित। ठीक है, जैसे एक उदाहरण है, उन्होंने कहा होगा, उन्होंने कहा होगा, उन्होंने कहा होगा, शायद मैं भी चलता। ये संदेहवाचक। संकेतवाचक क्या? जहां एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो। संकेतवाचक में इससे ऐसे पहचान, यदि डैट डैट तो ऐसे रहता। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर, संकेतवाचक। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर, 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 एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। जैसे यदि पानी ना बरसता, यदि पानी ना बरसता, यदि पानी ना बरसता, यदि पानी ना बरसता तो फसल सूख जाती, तो फसल सूख जाती, तो फसल सूख जाती। यदि पानी ना बरसता तो फसल सूख जाती। तो मैंने बताया ना, ये संभावना पर निर्भर होता है बेटा। किस पर निर्भर होता है? संभावना पर। देखो यदि आया है, तो आया है, तो फिर समझो कि आश्चर्य। अच्छा, इच्छावाचक क्या? जहां किसी प्रकार की शुभकामना या आशीर्वाद। संदेहवाचक, जहां सत्ता सत्य का निश्चय ना हो पाए। सारी बीचे नारी है कि नारी बीचे सारी है, सारी है कि नारी है कि नारी है कि संकेतवाचक वाक्य, यदि से तो आ जाएगा। ठीक है बेटा, एक अगला चैप्टर है काल, थोड़ा सा पढ़िएगा। काल, काल का मतलब, काल का शाब्दिक अर्थ क्या है बेटा? अगर आपसे पूछे, काल का शाब्दिक अर्थ है समय। तो क्रिया के घटित होने के समय को काल कहते हैं। क्रिया के घटित होने के समय को काल, क्रिया के घटित होने के समय को काल कहते हैं। क्रिया के घटित होने
वाले समय को, क्रिया घटित होने वाले समय को काल कहते हैं। समय को काल कहते हैं। समय को काल कहते हैं। समय, क्रिया के घटित होने वाले समय को काल कहते हैं। क्रिया जिस समय घट रही होती है उस घटित होते समय को हम काल कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उस घटित समय को हम क्या कहते हैं? काल। काल का शाब्दिक अर्थ समय होता है। काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन बेटा? जिसमें से पहला है वर्तमान काल। पहला क्या है? पहला है वर्तमान काल। वर्तमान काल। दूसरा क्या है बेटा? भूतकाल। दूसरा है भूतकाल। और तीसरा क्या है बेटा? भविष्य काल। तीसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो तीसरा है भविष्य काल। तीसरा क्या है लल्ला बाबू? तो तीसरा है भविष्य काल। तीसरा क्या है बेटा? भविष्य काल। वर्तमान काल, क्रिया, जो क्रिया इस समय चल रही होती है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो क्रिया इस समय चल रही हो, 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 जो क्रिया इस समय चल रही हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राजू पढ़ रहा है, राजू पढ़ रहा है, राजू पढ़ रहा है तो वर्तमान काल। भाई राजू क्या है? राजू पढ़ रहा है, वर्तमान काल है। भूतकाल, जो क्रिया बीत चुकी हो, जो क्रिया बीत चुकी हो, जो क्रिया बीत चुकी, जो क्रिया बीत चुकी हो, जो क्रिया बीत चुकी हो, जो क्रिया बीत चुकी हो। जैसे राजू पढ़ चुका है, राजू पढ़ा चुका है, लिख दो। राजू पढ़ा चुका था, वह आया था, वह गया था। और जो क्रिया हुई ना हो वो भविष्य काल है। जो क्रिया हुई ना हो, जो क्रिया हुई ना हो, जो क्रिया हुई ना हो। मीरा कल आएगी। अब पता नहीं आएगी कि नहीं। मीरा कल आएगी, मीरा कल आएगी, ये भविष्य की बात कर रहा है। तो एक चीज जान लीजिए, देखो जैसे मैंने बोला कि मैंने बाल झाड़ा था, तो भूतकाल। मैं बाल झाड़ूंगा, भविष्यकाल। और लड़कियां 30 मिनट बाल संवारने के बाद एक जुल्फी निकाल के बार 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 बार, इसे वर्तमान काल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे हम वर्तमान काल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे हम वर्तमान काल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे हम वर्तमान काल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हम बाबूजी वर्तमान काल कहते हैं। देखो बेटा, वर्तमान काल के भेद पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में तो 5। भूतकाल के बेटा कितने? 6। भविष्य काल के भेद कितने होते हैं बेटा? 3 भेद होते हैं। बाबूजी क्या होते हैं? तो वर्तमान काल के 5 भेद है। भूतकाल के, ये रितेश, वर्तमान काल के 5, भूतकाल के 6, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं बाबू? भविष्य काल के 3 भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बच्चा वीडियो अगर पसंद आए ना तो यार शेयर जरूर करना और बता देना कि परमेश्वर सर ये वीडियो भेजे हैं, देख लो। 50 नंबर आएंगे पूरे व्याकरण के, यहीं से यहीं से यहीं से, क्योंकि ट्रस्ट आप विद्या कुल पर आप देख रहे हैं बेटा। थैंक